नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया, सम्मान दे बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, देखते हैं एक छोटी सी झलकी। बचपन से ही मन में चिकित्सा एवं जनता की सेवा भावना को लेकर आगे बढ़े सामान्य परिवार से होने के बावजूद इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भाग आजमाया और आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने पहले चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय भुसावल, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय रोहतक एवं इसके पश्चात वर्ष 1999 से मध्य प्रदेश शासन में शासकीय चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। जब इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सक का पद संभाला, उस समय महज 30 बिस्तर ही स्वीकृत थे, जिसके बाद उन्होंने लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की और आज चिकित्सालय को एक अपनी नई पहचान दी। साथियों, आज हमारे बीच हैं आयुर्वेद चिकित्सालय के प्राचार्य एवं डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। सर, आपकी पहचान एक कुशल चिकित्सक के रूप में एवं एक प्रभावी प्रशासक के रूप में है। आपके अपने करियर के तौर पर चिकित्सा को चुना, उस समय आपके सामने क्या समस्याएं थी? हम लोगों ने स्कूल पूरा करने के पश्चात स्कूल में जब हम थे तभी मेरे मन में विचार था कि मुझे चिकित्सा क्षेत्र में ही जाना है। उस समय 11th चलती थी, तो 9वीं 10वीं से ही मेरे मन में विचार था कि मेरे को इस चिकित्सा के क्षेत्र में ही जाना है। अब ये चीज़ नहीं थी कि एलोपैथिक साइड जाना है कि आयुर्वेद साइड जाना है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में जाना है, ऐसा मन में विचार था। 11th करने के बाद में उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद में पीएमटी का मौका मिलता था, तो बीएससी फर्स्ट ईयर करी हमने। उसके बाद पीएमटी दिया। पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन आयुर्वेद क्षेत्र में हुआ। आयुर्वेद के विषय में जानकारी जरूर थी और आयुर्वेद हमारे घर में भी प्रयोग होता था, जैसे हर घर में प्रयोग होता है कि आयुर्वेद का। तो धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ रुझान बढ़ा और सिलेक्शन मेरा उसमें हुआ। तो शुरू से ही हमारा जीवन जो है वो संघर्ष में रहा है और धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सर, जो आपके संघर्ष के दिन, क्या उन पे कुछ शेयर करना चाहेंगे? संघर्ष हमारे जीवन में, सभी के जीवन में संघर्ष रहता है। मेरे जीवन में भी संघर्ष था। स्कूलिंग करने के पश्चात हम आयुर्वेद क्षेत्र में आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे पिताजी भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को में सर्विस में थे और वहाँ से रायपुर नज़दीक था, तो मैंने वहाँ से फिर वापस, जैसे हम लोग रहने वाले ग्वालियर के हैं, तो ट्रांसफ़र नहीं लिया। रायपुर में ही मैंने अपना BA MS ग्रेजुएशन जो है वो प्रारंभ किया और कुशलतापूर्वक समाप्त किया। संघर्ष में इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं थी और उस समय हॉस्टल में हम लोग रहते थे। हॉस्टल में रहते हुए हम लोग धीरे धीरे इस प्रकार से, हमारे पास मतलब किताबें नहीं हुआ करती थी और रूम पार्टनर कुछ किताबें लेता था और कुछ किताबें मैं लेता था और इसी प्रकार से विभिन्न स्तरों पर संघर्ष किया हम लोगों ने। उस समय इंटर्नशिप में होता था, इंटर्नशिप में कि स्टाइपेंड जो है एलोपैथी में ज़्यादा थी, आयुर्वेद में कम थी, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। कॉलेज के लिए संघर्ष किया, जॉब्स नहीं निकलते थे आयुर्वेद में, उसके लिए हम लोगों ने स्ट्राइक करी, संघर्ष किया। तो धीरे धीरे शासन से जो है मान्यता प्राप्त हुई और धीरे धीरे इस प्रकार से जॉब निकलना प्रारंभ हुए। आयुर्वेद की स्थिति धीरे धीरे सुदृढ़ होती गई। सर, आपने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, इसके बाद आप एक सह प्राध्यापक के रूप में कॉलेज में भी आपने बच्चों को पढ़ाया। तत्पश्चात आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए रीवा में डीन के पद पर और प्रचार के पद पर संभाल रहे हैं। इस समय आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? ग्रेजुएशन BMS करने के पश्चात इस प्रकार से मेरे मन में पहले से ही एक प्लानिंग थी, एक मन था कि मेरे को टीचिंग लाइन आयुर्वेद शिक्षण क्षेत्र में ही जाना है और शिक्षण क्षेत्र के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन जो थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन PG थी, MD। तो मैं MD करने के लिए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, वहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, वो मैंने दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ।
जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर विदेशों से भी आयुर्वेद अध्ययन के लिए छात्र छात्राएं आते हैं। वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैं शासकीय सेवा में नहीं आया। उसके तुरंत पश्चात मैं प्राइवेट कॉलेजेस भुसावल, रोहतक, इस प्रकार से 2 कॉलेजों में मैंने एक 1.5 साल काम किया और उसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन की पोस्ट निकली। मैंने सहायक प्राध्यापक यानी लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं 1999 में सिलेक्शन हुआ मेरा और सेवाएं प्रारंभ करी। 1999 से मैं लगातार रीवा में हूँ। रीवा में जब मैं आया था उस समय यहाँ पर सिर्फ 12 चिकित्सक या 12 शिक्षक हुआ करते थे। हमारा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है उसमें एक विंग में लगा करता था, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति, एक प्राथमिक विद्यालय से भी उसकी गई बीती स्थिति थी। 10-12 कमरे हम लोग को दिए गए थे, उसी में महाविद्यालय संचालित होता था। और चिकित्सालय हमारा मानस भवन के सामने जो आबकारी विभाग है उसके बगल में एक छोटा सा था, वहाँ पर एक 30 बिस्तरों का अस्पताल संचालित होता था। फिर धीरे धीरे हमको जमीन प्राप्त हुई निपनिया में। जमीन बहुत पहले मिल गई थी लेकिन उस पर निर्माण कार्य नहीं हुआ था। तो कुछ समय के पश्चात मेरे 99 में ज्वाइन करने के लगभग 8-9 साल के पश्चात में वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और आज निपनिया में महाविद्यालय और चिकित्सालय संचालित होता है। सर, कुछ ऐसी यादें जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत सारी यादें जीवन में जुड़ी हुई हैं। जब मैं रीवा में आया था उस समय रीवा महाविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब थी, चिकित्सालय की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसमें कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन शल्य तंत्र में था। तो शल्य तंत्र की स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी। एक छोटा सा कमरा था, उसी में सामान्य रूप से वुंड्स हुआ करते थे, चोट लगा करती थी, उसमें ड्रेसिंग हुआ करती थी, उसी में इंजेक्शंस लगा करते थे, उसी में छोटे मोटे जो कार्य थे वो हुआ करते थे। और किसी प्रकार के यंत्र शस्त्र एपरेटस उपकरण नहीं थे हमारे पास। मैंने 99 में ज्वाइन किया उस समय अपने स्तर पर, शासन स्तर पर भी से सहायता कम प्राप्त होती थी। मैंने अपने स्तर पर ही धीरे धीरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदवाए शासन से, महाविद्यालय से, और उनका उपयोग करते हुए फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ पर एक शल्यकर्म सर्जरी प्रारंभ करी। और आज स्थिति ये है कि हमारे पास एक अच्छा ऑपरेशन थिएटर है। तो ये धीरे धीरे संघर्ष से निकलते हुए आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है सर। आपने आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जब ज्वाइन किया उस समय आपकी क्या प्राथमिकताएं थी? जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था 99 में, उस समय यहाँ कुछ भी शल्य तंत्र में, खास तौर से मैं बात करूँ, कुछ काम नहीं होता था। मैंने धीरे धीरे कुछ कार्य प्रारंभ किया। कुछ विशेष चिकित्साएं जो हम लोगों ने वो अपने ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन जामनगर में सीखी थी, उनका प्रयोग मैं करना चाहता था। उसमें विशेष रूप से जोंक के द्वारा चिकित्सा, लीच पद्धति बोलते हैं इसको, लीच थेरेपी, वो यहाँ बिल्कुल नहीं होती थी। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो वो मैंने धीरे धीरे यहाँ पर प्रारंभ करवाई। जोंक सप्लाई करने वाला यहाँ कोई नहीं था, तो मैंने ही लोगों से, किसानों से, दूध वालों से, तालाबों से, हमारे स्टूडेंट से जो पकड़वाते थे उनको पहचानना और उनको पहचानने के पश्चात उनका पालन करना, उसके बाद मरीज के ऊपर उसका प्रयोग करना। सही थेरेपी किस बेस पर होती थी या कौन सी बीमारियों के लिए थी? ये चिकित्सा पद्धति लीच थेरेपी, इसको हम जलोका उच्चारण कहते हैं। ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद के ग्रंथों जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता एवं इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन विस्तार से मिलता है, लेकिन इसका प्रयोग जनमानस में नहीं था। कुछ महाविद्यालयों में इसका प्रयोग होता था, लेकिन एक सामान्य रूप से इसका प्रयोग कहीं नहीं होता था। रीवा में तो विशेष रूप से, पूरे एमपी में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे एमपी में इसका प्रयोग नहीं होता था। तो मैंने ही एमपी में सबसे पहले लगभग 2000-2001 में इसका प्रयोग प्रारंभ किया। इसमें जोंक पद्धति जो होती है, उसमें जोंक से हम उस पेशेंट के शरीर पर लगाते हैं। जैसे कई प्रकार की बीमारियां, जैसे कि विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा माइग्रेन है, तो माइग्रेन में सिर के ऊपर हम लोग यहाँ पर जोंक लगाते हैं। हार्ट के ब्लॉकेज है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में हम लोग लगाते हैं। एक्जिमा है, एक्जिमा में लगाते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम इनका प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं। सर, आपके चिकित्सालय में जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो क्या है?
हमारे चिकित्सालय में जैसे मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है और निरंतर ये प्रोग्रेस चलती रहेगी। तो विशेष रूप से हमारे यहाँ 30 बिस्तरों का अस्पताल था, शासन ने 100 बिस्तरों का अस्पताल स्वीकृत किया। धीरे धीरे हमारे जो काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल, उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम रिक्वायरमेंट में जहाँ पीजी चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो वहाँ पर 100 बिस्तरों का अस्पताल होना आवश्यक है। तो 100 बिस्तरों का अस्पताल हमारा निपनिया में प्रारंभ हुआ और उसके साथ साथ कुछ और सुविधाएं हमने प्रारंभ करी, जैसे पैथोलॉजी। अभी इस समय हमारे पास पैथोलॉजी से संबंधित सारे टेस्ट, लगभग सारे टेस्ट, मैं 100% नहीं बोलूँगा, लगभग सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीमेंट टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ पंचकर्म थेरेपी, जो विशेष रूप से आयुर्वेद के लिए जानी जाती है, पंचकर्म थेरेपी हमारे यहाँ सारे पंचकर्म जितने भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म हम रोग के हिसाब से वो हमारे यहाँ किए जाते हैं। इसी प्रकार से बवासीर, भगंदर आदि के लिए एक चिकित्सा पद्धति है, क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति। क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति का भी प्रयोग मैंने यहाँ पर रीवा में लगभग 2000 से प्रारंभ किया और इसके हमारे पास साल में लगभग 150 से पौने 200 केस हम लोग क्षार सूत्र के द्वारा बवासीर, भगंदर के सफलतापूर्वक करते हैं। सर, जब आप चिकित्सालय में आए तो काफ़ी कुछ आपने परिवर्तन किया। इस परिवर्तन की सोच क्या थी आपकी? परिवर्तन, हमारा जो मानस भवन में चिकित्सालय था वहाँ एक बहुत छोटी जगह थी। एक एक कमरे में 3-3, 4-4 डॉक्टर बैठा करते थे। निपनिया स्थित चिकित्सालय में थोड़ा बड़ा परिसर हमारा बना, उसमें ओपीडीज, विभिन्न प्रकार की ओपीडीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ओपीडीज प्रारंभ हुई। एक नई चीज हम लोगों ने अभी और करने जा रहे हैं, इसमें ओपीडी के एक स्वतंत्र भवन एक बनकर तैयार है, जो कि निकट भविष्य में शासन द्वारा लोकार्पित किया जाएगा। तो ये एक अलग से ओपीडी का भवन हम लोगों ने प्रारंभ किया। 100 बिस्तरों का अस्पताल के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी एक महत्वपूर्ण विधा है, जो पंचकर्म के बाद में या पंचकर्म के साथ भी फिजियोथेरेपी का प्रयोग करें तो विभिन्न प्रकार के रोगों में, जैसे लकवे में, जोड़ों के दर्द में, वो बहुत फायदा करता है। तो फिजियोथेरेपी मैंने यहाँ पर प्रारंभ करवाई। दंत चिकित्सा, डेंटल ट्रीटमेंट, दांतों के रोगों के लिए भी मैंने विशेष प्रयास कर उनके जो एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी जो लगती है वो मैंने खरीदी और इस प्रकार से दांत की चिकित्सा भी हम लोगों ने यहाँ पर आयुर्वेद एवं मॉडर्न पद्धति से प्रारंभ करी। आंखों की देखभाल के लिए, आंखों की जांच के लिए विशेष यंत्र शस्त्र हम लोगों ने करेगी। आंखों की चिकित्सा भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है, तो आंखों के लिए भी हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। आंखों की बीमारियों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस प्रारंभ किए हैं, जिससे कि आंखों की जांच होती है और चिकित्सा में भी हमको सहूलियत मिलती है। सर, एक प्रशासक के रूप में, जैसा कि हर व्यक्ति का कुछ न कुछ नियम होता है, उसलिए आपने ऐसे कौन से पैरामीटर्स अपने लिए बनाए जो कि आपको इतना प्रभावी प्रशासक बनाता है? इसके लिए मैंने जो रणनीति बनाई अपनी, हमारे छात्र छात्राएं होती हैं, 2-3 घटक होते हैं हमारे प्रशासन में। छात्र छात्राएं, जो कि हमारा कॉलेज है, छात्र छात्राएं होते हैं। हमारा स्टाफ होता है, स्टाफ में भी चिकित्सक होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ एवं ऑफिशियल स्टाफ होता है। और तीसरा जो हमारा मुख्य घटक होता है, हमारे मरीजों के द्वारा ही हमारी पहचान बनती है और उन्हीं के द्वारा प्रचार प्रसार होता है। तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी हमारे जो छात्र छात्रा हैं उनको सारी सहूलियतें प्राप्त हों, उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। यहाँ की पुस्तकालय में किताबें बहुत कम थी, मैंने लगभग 12,000 किताबें इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से रीडिंग रूम नहीं था, रीडिंग रूम का निर्माण मैंने कराया। अभी कुछ दिनों पूर्व ही हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस, जो कि हमारे बच्चे CBSE से लगभग आते हैं और उनको स्मार्ट क्लास की आदत होती है, तो यहाँ पर पूरे MP में स्मार्ट क्लास आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं थी। मैंने यहाँ पर अभी 4 स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है, जिसमें हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे सेमिनार होते हैं, जो कि शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक घटक होता है। शिक्षण कार्य के लिए एक सेमिनार हॉल हम लोगों ने निर्माण किया, कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण किया, जिसमें कि हमारे यहाँ हर हफ्ते बच्चों के द्वारा और हमारे चिकित्सकों के द्वारा जो केसेस ठीक होते हैं उसके विषय में जानकारी दी जाती है। तो हम लोग विशेष रूप से सेमिनार आयोजित करते हैं,
समय समय पर हम बाहर के चिकित्सकों को भी बुलाते हैं सेमिनार के लिए, उनके जो ज्ञान होता है उनको भी हम लोग अपडेट करने के लिए। सर, एक प्रशासक के रूप में आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? भविष्य की योजनाओं में मुख्य रूप से मेरा ये है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कम है। ये स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। इसकी कमी किस कारण से हो सकता है, शासन स्तर से हो सकता है, हमारे व्यक्तिगत स्तर से हो सकता है, कई सारी चीजें हैं, तो उसमें हम नहीं जाने। लेकिन एक प्रचार प्रसार की कमी, आयुर्वेद को लोग जानते नहीं है। आयुर्वेद को लोग सिर्फ जानते हैं कि जड़ी बूटी के नाम पे ही आयुर्वेद का जो पहचानते हैं, जड़ी बूटी के नाम पे, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कई सारी चीजें मैंने आपको बताया, सर्जरी भी है, योग भी है, जड़ी बूटियां भी हैं, रस औषधियां भी हैं, कई सारे घटक हैं आयुर्वेद के, जो कि जानकारी सामान्य जनता में इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा प्रयास यही है कि रीवा की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को आयुर्वेद के विषय में जानकारी प्राप्त हो, हमारे चिकित्सालय के बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि अधिक से अधिक मरीज हमारे पास आए और हम उनकी सेवा अच्छे से कर पाएं। ये रणनीति मेरी रहेगी कि हम जनता के बीच में जाकर उनको बताएं कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि जनता हमारे पास आए। वर्तमान समय में जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? जैसा कि हम सभी को ज्ञाती है कि मार्च से हमारे भारतवर्ष में आ चुका था पहले, लेकिन डिक्लेयर मार्च में हुआ। मार्च में आने के पश्चात आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने भी इसके लिए कुछ कदम उठाए, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग ने भी कुछ कदम उठाए। वो उनका निर्णय हमारे पास आया और हम लोगों ने जी जान से उसकी रोकथाम के लिए, जैसे सभी को मालूम ही है कि इसकी चिकित्सा अभी तक उपलब्ध नहीं है, ना ही अभी तक टीका उपलब्ध है। तो इसका एक मात्र उपाय था कि इससे हम बचे सकें। बचाव ही इसका एक चिकित्सा थी। तो बचाव क्या था? उसमें एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हर व्यक्ति की अपनी। तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी थी, जिनकी अच्छी होगी, उनको कोरोना होने की संभावनाएं कम होती हैं, या होगा भी तो उसके इफेक्ट्स, उनके लक्षण, उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कम दिखाई देंगे। तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक निर्णय लिया कि घर घर कुछ औषधियां हम लोग पहले चिकित्सालय से वितरित की गई, उसके बाद हम लोगों ने घर घर जाकर कुछ औषधियों, हमारे जूनियर डॉक्टर्स, हमारे सीनियर चिकित्सक के द्वारा घर घर जाकर उन दवाइयों को पहुंचाया गया। लगभग 3 लाख के ऊपर जनता हम लोगों ने घर घर जाकर उन दवाइयों को पहुंचाया, तो जिससे कि उन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, और या जिनको कोरोना हुआ भी तो उनको उनके लक्षण ज़्यादा प्रकट नहीं हुए। ये हुआ। और दूसरा, उसके बाद में कोरोना जो पॉजिटिव थे उनका केंद्र भी हमारे पास, कोविड सेंटर हमारे महाविद्यालय चिकित्सालय में शासन, जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया था। वहाँ भी मरीज भर्ती हुए थे, लेकिन किसी किन्हीं कारणों की वजह से उसको बंद करके दूसरे स्थान पर उसको शिफ्ट किया गया। तो हमारे पास जो चिकित्सक, जो मरीज आते थे, उनको भी आयुर्वेद पद्धति से हम लोग चिकित्सा करते थे, और उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पूरे मध्य प्रदेश, रीवा में भी उसके प्राप्त हुए। तो मैं रीवा की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जब तक इसकी औषधि उपलब्ध नहीं है, जब तक इसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, जब तक इसका टीका उपलब्ध नहीं है, तब तक हम लोग जो हैं इसके बचाव का ही प्रयास करें। बचाव के लिए खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, हम भीड़ न बढ़ाएं किसी एक स्थान पर, या जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर एकत्र न हो। 3 से 4-5 फीट की दूरी हम 2 व्यक्तियों के बीच में रखें। मास्क का प्रयोग जरूर करें, और मास्क का नियमित रूप से उसका धोकर, साफ करके, सुखाकर उसको अगले दिन प्रयोग करना। तो मास्क का प्रयोग करें, और यदि सर्दी खांसी हुई है तो अपने घर में ही रहें, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ न हो पाए। तो मास्क का प्रयोग, हाथों को बार बार धोना, ये हाथों से ही संक्रमण सामान्यतः फैलता है, तो हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इन चीज़ों का जरूर पालन करें, ऐसा मेरा मत है, और शासन का भी यही इच्छा है। हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है में आज हमारे बीच रीवा आयुर्वेद चिकित्सालय के प्राचार्य एवं डीन डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सिटी न्यूज़ वैन द्वारा संचालित सच तो सच है कार्यक्रम में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।